ओके, चलिए 20 स्टूडेंट हो गए। अच्छा, ये बताने की कोशिश यहाँ पे ये की है इस वाले के अंदर कि हम, क्योंकि जब हम कट करेंगे तो यकीनन अगर यहाँ से कट एक कर रहे हैं तो इस तरह से ये कट कर सकते हैं कि ये आपके पास एक कट आ गया, और ये वाला भी इसलिए कट हो रहा है कि ये भी ए का पार्ट ए में भी नहीं है, ये भी ए में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अगली बात जो की है वो ये की है कि since u and v are on opposite side of the cut s and v minus s, दो हैं जो कि at least one edge in the t lies on the simple path p and also cross the cut। ठीक है, तो हम इसमें से एक को जो सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जो बेसिकली टी में आ जाए, तो कहता है लेट x, y बी एनी सच एज। हमने कहा कि x, y जो है वो एज है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हमें ये भी मालूम है कि x, y को जो हमने सेलेक्ट किया ये मिनिमम नहीं था, मिनिमम जो था वो u भी था। ठीक है, ये पहले कह चुके हैं कि u इज अ लाइटर एज एज कम्पेयर टू एनी अदर टू एजेस जो कट हो रहे हैं इसके अंदर। तो हमने लेकिन कहा कि x, y को सेलेक्ट कर दिया। अब हमें कंट्रडिक्शन में क्या प्रूव करना है कि ये बेसिकली हम इसको लेटर कह के कह रहे हैं, लेकिन असल में सेलेक्ट किसको होना है, u v को होना है। ये कंट्रडिक्ट होगा। तो कह रहे द एज x, y इज नॉट ए बिकॉज द कट रिस्पेक्ट ए। इसका मतलब है कि x, y हमने जो सेलेक्ट किया वो ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए के अंदर क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कट हो रहा है, तो जो चीज कट होती है वो ए बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। कहता है सिंस x, y इज ऑन द यूनिक सिंपल पाथ फ्रॉम u to v in t, तो कहता है कि ये बेसिकली एक रास्ता है, तो रिमूविंग x, y ब्रेक t into the two components shown in the figure। यानी अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, यानी हटा देते हैं, अगर नहीं लेते इसको, तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। एक तो ये वाला पार्ट है जो हमें नजर आ रहा है, और एक ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है, यानी इस तरह नजर आएगा, एक ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर वो कहता है कि एड यूवी रिकनेक्ट देम टू फॉर्म अ न्यू स्पैनिंग ट्री। अब उसने कहा कि एक नया स्पैनिंग ट्री अगर हम बनाएं और उसका नाम टी प्राइम रख दें, और वो किस बेसिस पे बनाया जा रहा है कि टी में से एक्स वाई को रिमूव कर दें जो अभी हमने कहा, और यूवी को ऐड कर दें। ठीक है, यूवी को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो ये बेसिकली एक नया स्पैनिंग ट्री जो है बनेगा। और किस तरह से होगा कि ये वाला हमने ऐड कर लिया और बाकी को हमने जो एक्स वाई था उसको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दिस इज बेसिकली अ न्यू स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इस बेसिस पे वो कहता ये है कि सिंस UV इज अ लाइट एज क्रॉसिंग द S, VS एंड X, इज आल्सो द क्रॉसिंग दिस कट, यानी UV जो है वो लाइटर वेट है और क्रॉस कर रहा है, और XY भी इसको क्रॉस कर रहा है। तो इस बेसिस पे वेट ऑफ UV इज लेस देन वेट ऑफ XY। वेट ऑफ UV जो होगा वेट ऑफ XY से कम होगा। देयरफॉर अब इसने क्या कहा कि ओवरऑल वेट जो होगा T प्राइम को, जो नया स्पैनिंग ट्री आपने बनाया है, वो कैसे हासिल किया जाएगा कि वेट ऑफ T माइनस वेट ऑफ XY एंड प्लस वेट ऑफ UV। ठीक है, U प्लस U, V। अच्छा, अब हमारे पास जो और सुनना, जो T वाला ट्री वाली जो ट्री थी उसमें XY इंक्लूड था, और अभी जो हमने बनाई है उसमें UV जो है वो शामिल है। और कैसे बनाया हमने, सिर्फ ये क्या है, इसमें से XY को हटा दिया है और UV को ऐड कर दिया। उसी ट्री में से XY को हटा दिया और UV को ऐड कर दिया। और हमने कहा कि ये भी इस वक्त भी एक स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, ये इस बेसिस पे भी, क्योंकि उसी साइकिल के अंदर है, तो एक स्पैनिंग ट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब इस बेसिस पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास दो ट्री हो गई स्पैनिंग की, एक हो गया T प्राइम और एक हो गया T। लेकिन T प्राइम में जो वेट आ रहा है वो XY की जगह पे UV आ रहा है उस लूप का, जबकि T के अंदर जो वेट आ रहा है वो XY का आ रहा है। तो इस वक्त ओवरऑल हायर वेट किसका होगा, T का होगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे कहा कि वेट ऑफ T प्राइम, weight of T prime is lesser than weight of T। कहते हैं new tree T prime should has less weight compared with T because के T prime has basically UV and T जो है वो क्या रखता है XY उसी लूप में से, और हमने T prime को दिया है lateral weight, और T prime भी जो है वो एक मिनिमम ट्री है। लेकिन इसने कहा ये तो कंट्रडिक्शन वाली बात है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि बट T is a minimum spanning tree। So होना क्या चाहिए, WT को जो है वो T प्राइम से छोटा होना चाहिए। Thus T प्राइम मस्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका मतलब है कि अगर ये एक स्पैनिंग ट्री है
और इसका वेट कम है, तो दस टी प्राइम इज मस्ट एन स्पैनिंग ट्री आल्सो, तो टी प्राइम को भी एक स्पैनिंग ट्री जो है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एक और, अब वो ऑप्टिमल है, मतलब हमने कहा था ना कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक से ज्यादा हो सकते हैं, हर केस के अंदर इसी तरह हम देख रहे हैं कि एक से ज्यादा फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इट रिमेन्स टू शो दैट UV इज एक्चुअली सेफ एज फॉर ए, यानी अगर हम जो लाइटर एज को हम पिक करते हैं वो बेसिकली एक सेफ एज होता है जो हम पिक करके एक नया स्पैनिंग ट्री या एक स्पैनिंग ट्री जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। और कहता है कि वी हैव बेसिकली ए बिलोंग टू, जो ए है वो बिलोंग टू टी प्राइम में है, सिंस ए बिलोंग टू टी में भी है, ये जो ए जो हम ए बेसिकली कुछ कह रहे हैं कि ये पार्ट है जो हम ट्री का कलेक्शन कर रहे हैं, एंड एक्स कॉमा वाई इज नॉट बिलोंग टू ए, एंड एक्स कॉमा वाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा था क्योंकि वो एच कट हो रहा था और कट के बेसिस पे एक्स वाई ए में नहीं था। दस ए यूनियन, अगर ए के अंदर यू कॉमा वी को हम यूनियन कर लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, टी प्राइम बन रहा है। तो कंसिक्वेंटली since T prime is a minimum spanning tree UV, ठीक है, is a safe edge A, तो इससे हम ये नतीजा क्या निकाल सकते हैं कि जो है वो UV को ऐड करने के बेसिस पे ये एक सेफ एज जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेसिकली इसके बाद इन्होंने वो एल्गोरिथम लिखा है जो कि क्रुस्कल एल्गोरिथम है, जो ये कहता है कि इसको करना कैसे है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एल्गोरिथम है जो आपको एक दो दफ़ा रिपीटली भी पढ़ना पड़ेगा उसको, और फिर लर्न करना पड़ेगा कि इसके अंदर बात क्या हो रही है और सेफ एज के किस तरह से हमने मिनिमम को यहाँ पर टारगेट करके जो है वो हासिल किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, यानी यहाँ पे हमने कहा है कि एक्स वाई उसका पार्ट है, क्योंकि रूट के बेसिस पर हमने कहा एक्स वाई उसका पार्ट है, लेकिन हमने बाद में टी प्राइम को लेकर कहा कि ये लाइटर एज है तो हमने इसको ले लिया इसके स्टेट, तो वो भी एक ट्री होगा कंट्रोडिक्शन प्रूफ करने के लिए। तो इस बेसिस उसने कहा है कि जो लाइटर एज पिक किया जाएगा वो बेसिकली एक सेफ एज होगा हमारे इस वक्त जेनेरिक एल्गोरिथम के अंदर। मैंने जैसा आपसे कहा था कि जेनेरिक एल्गोरिथम में तो ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन जब हम एल्गोरिथम में जाएंगे तो उसमें एक दो चेक और लगेंगे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए क्रुस्कल और प्रेम्स ने दो एल्गोरिथम दिए, हमने लास्ट क्लास में इसके एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, उसको एक दफ़ा और भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो ये कहता है कि जो हमारे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम है वो बेसिकली इसी जेनेरिक एल्गोरिथम को लेके आगे चलेगा और इसी के रिजल्ट्स को जो है वो आगे की तरफ इनहेंस वर्जन के अंदर देगा आपको। तो कहते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली क्रुस्कल एल्गोरिथम फाइंड अ सेफ एज। अब देखें ये बिल्कुल वही जुमला कह रहे हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम फाइंड अ सेफ एज टू ऐड टू द ग्रोइंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट, बाय फाइंडिंग of all the edge that connected and two tree is in the forest, ठीक है, of all the edges that connected and two trees in the forest and edge u comma v of least weight, यानी जब हम फॉरेस्ट को दो फॉरेस्ट को ज्वाइन करें तो उनको ज्वाइन करने के लिए जो बहुत सारे रास्ते होंगे तो उसमें से जो लीस्ट एज होगा वो हम बेसिकली पिक करेंगे। कहता है let C1 and C2 denoted by the trees that are connected by the U and V, since UV must be a light edge connected C1 to some other tree like the C2 implies that UV is a safe edge of the C1। तो वो ये भी कह रहा है, उसी बेसिस पे काम कर रहा है कि अगर हमारे पास दो फॉरेस्ट आ गए, यहाँ पे भी इसी तरह से था, जब हम इसको कट कर रहे थे तो उसका मतलब है कट करने का मकसद क्या है, और मैं जुमला नहीं कहा, मैं मिस कर गया। कट करने का मकसद ये है, जो हम यहाँ से कट कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि हम इसका दो ट्री बना रहे हैं, यानी दो एक फॉरेस्ट जनरेट कर दिया। अब इस फॉरेस्ट को आपस में कनेक्ट करना है ना, कि एक एज ये है, एक एज ये है जो कि हम सेलेक्ट कर चुके हैं, एक एज ये है और ये हमारे इसके अंदर सेट के अंदर आ चुके हैं पहले से। अब ये जो दो फॉरेस्ट हमारे पास हैं, यानी एक फॉरेस्ट में दो ट्री हैं, इनको भी तो कनेक्ट करना है ना हमारे पास। तो हम कहेंगे इनको कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए क्या तरीके इख्तियार किया जाएगा, वो तो भी हमने ये यूवी को लाइटर वेज का, क्योंकि ये कट कर रहे हैं, दो अलग अलग कर रहे हैं, तो अब जब ये ले लेंगे तो उसके बाद फिर हम अगले कट की तरफ जाएंगे, यहाँ से इस तरह कट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगला जो सेलेक्ट किया जाएगा कि वो ये वाला सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है। तो कह रहे हैं जो इसमें से लाइटर होगा ना इनको कनेक्ट कराने के लिए, वो बेसिकली इसको हम पिक करेंगे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली इस बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, और यही मेथड जो है वो क्रुस्कल एल्गोरिथम भी पिक कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि अगर डी लेवल का कोर्स होता तो हम ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस ही नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि एडवांस का कोर्स है थोड़ा सा इसको हमें इस वर्जन के अंदर जो है वो डिस्कस करना पड़ता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो किस तरह से वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं।
कहता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रुस्कल एल्गोरिथम इज लाइक द एल्गोरिथम टू कंप्यूट द कनेक्टेड कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट है नोड्स है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं बाद में ना, तो इट यूज अ डिसजॉइंट सेट, क्योंकि कनेक्टेड बेसिस पे है तो डिसजॉइंट सेट आपको पता होगा कि जो सेट हम बना रहे हैं और जो नया एलिमेंट आ रहा है तो वो बेसिकली ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, डिसजॉइंट सेट होना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर टू मेंटेन द सेवरल डिसजॉइंट सेट ऑफ द एलिमेंट, ईच सेट कंटेन द वर्टिसेस इन वन ट्री ऑफ द करंट फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट बनाया हुआ है उसके अंदर जितने भी आपने सेट लिए हुए हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए. यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहीं पे देखूं इस वाले डायग्राम में, तो इस वक्त यहाँ पे पहला जो ट्री है वो दिस दिस एंड दिस है, दूसरा ट्री जो है यू वी एंड दिस है, तो ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट है एक फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, एक फॉरेस्ट के अंदर ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये वाली मेथोडोलॉजी जो है वो यूज करेगा क्रुस्कल एल्गोरिथम. इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर जो है डिसजॉइंट सेट का भी इस्तेमाल करना है इसने. डिसजॉइंट सेट मींस दो सेट एक जैसे नहीं होने चाहिए. ठीक है, यानी उसके एजेस बिल्कुल डिफरेंट हो. तो इसके लिए वो यूज क्या करेगा, फाइंड द ऑपरेशन फाइंड सेट यू. अब ये जो फाइंड सेट यू जो हम लास्ट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए थे कि फाइंड सेट यू जो है उसका काम क्या है. कहते हैं द ऑपरेशन फाइंड सेट यू रिटर्न्स, अभी हम एल्गोरिथम की तरफ आ रहे हैं तो उसमें पहले से ये पढ़ रहे हैं कि क्या करेगा ये फाइंड सेट यू. तो फाइंड द ऑपरेशन फाइंड सेट यू रिटर्न्स अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सेट दैट कंटेन यू. ठीक है, ठीक है, तो ये बताता ये है कि फाइंड सेट के कौन से एलिमेंट बेसिकली यू में रिप्रेजेंट होंगे. thus we can determine whether two vertices uv और सुनना, thus we can determine whether two vertices uv belong to the same tree. ठीक है, by the testing whether find set u, ठीक है, equal to the find set v. तो अगर ये दोनों एक ही ट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर उसको हमें सेलेक्ट करना ही नहीं है. यानी अगर हम कह रहे हैं कि एक ये है और एक x है और ये हम लेने जा रहे हैं, अगर ये एक ही ट्री के अंदर है यानी ये एक ही ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाला नोड, ये नोड और ये नोड, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये एक ही ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. या ये दोनों नोड की बात करें, यानी अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों को बोलने से अच्छा है कि लिख देता हूँ, यानी नोड नंबर 1, नोड नंबर 1, नोड नंबर x और नोड नंबर 2. और अब हम चेक कर रहे हैं, गौर से देखना, अब हम चेक कर रहे हैं फाइंड, अब कुछ भी लिखा हो मैं फाइंड लिख रहा हूँ खाली, फाइंड 1, ठीक है, इक्वल टू फाइंड 2. ठीक है, ये फाइंड है, FIND फाइंड. अगर ये चेक लगाया जाए इसका मतलब क्या हुआ कि चेक ये करो कि ये दोनों नोड एक ही ट्री में तो नहीं एग्जिस्ट करते. अगर ये दोनों एक ही ट्री में नहीं है और लाइटर है तो फिर सेलेक्ट करो, वरना अगर एक ही ट्री में है तो उनको रिजेक्ट कर दो. एक ही ट्री में होने का मतलब ये फाइंड 1 फाइंड 2, तो क्या एक ही ट्री में नहीं है इस वक्त, ये एक ही ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो लिहाजा इस वक्त इनकी सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा. तो ये बात यहाँ पे उसने बताने की कोशिश की है कि the operation find set u returns are respective representative the element from the set that contains u. Thus we can find whether two vertices u and v belongs to the same tree by testing whether find set u equal to find test v. ये दोनों एक ही में है या नहीं. To combine the tree, तो इसको algorithm call the union procedure. अगर नहीं है एक ही में तो उसको हम बेसिकली नैथी करेंगे, सेट के अंदर कॉन्केटेनेट करेंगे, कट पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेगा वो यूनियन. तो उन सब की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सब की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि बेसिकली वो यहाँ पे इस्तेमाल करेगा. ठीक है, तो फाइनली जो है हमारे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम जो जेनेरिक एल्गोरिथम यूज कर रहा है दो फॉरेस्ट के दरमियान, तो ये बेसिकली उसका एल्गोरिथम है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. और वो कहता है कि जीवी हमने लिया और सबसे पहले इसने यहाँ पे सबसे पहले इसने जो है यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बना दिया जिसके अंदर वो फॉरेस्ट बनाएगा यानी कलेक्शन ऑफ ट्री करेगा. यहाँ पे एजेस आते रहेंगे, कलेक्शन ऑफ ट्री होता रहेगा. समझ आ रही बात है, यहाँ पे एजेस आते रहेंगे और कलेक्शन ऑफ ट्री होता रहेगा यहाँ पे. और जो नया एलिमेंट आएगा वो देखा जाएगा कि इसके अंदर बेसिकली उसको फिट करना है या नहीं करना. नया एज आएगा तो वो इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा. ठीक है, तो कहता है कि फॉर ईच वर्टेक्स v belong to g, v make set.
यहाँ मेक सेट का काम जो हमने लास्ट क्लास में कंफ्यूजन थी हमें, वो ये है कि जब आपको वर्टिसेस दिए जाते हैं कोई, यानी मिसाल के तौर पे एक वर्टेक्स ये है, ये अपने 3-4 लोगों से कनेक्ट हो रहा है मिसाल के तौर पे, एक वर्टेक्स ये है, इसका नाम भी दे देते हैं, इस वर्टेक्स का नाम जो है K1 है, इस वर्टेक्स का नाम 2 है, इस वर्टेक्स का नाम 3 है, इस वर्टेक्स का नाम 4 है, ठीक है। और सपोज के आगे भी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिसाल के तौर पे ये आगे भी कनेक्टेड है और इनकी भी अपनी स्पेसिफिक नेमिंग हुई हुई है, ये जो है बेसिकली 5 है और ये 6 है। तो मेक वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि वर्टेक्स नंबर 1, ठीक है, वर्टेक्स नंबर 1 किन किन वर्टेक्स से कनेक्टेड है, किन किन से कनेक्टेड है, 4 से, 3 से और 2 से, ये इसका मतलब है इस वाली लाइन पर। और वर्टेक्स नंबर 2 किन किन वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे 5 से और 6 से। वर्टेक्स नंबर 3, वर्टेक्स नंबर 3 किससे कनेक्टेड है, आप कहेंगे वर्टेक्स नंबर 3 कनेक्टेड है कौन से, दिस इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बेसिकली डेटा इस तरह देते हैं, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, ये जो जी हमें मिलेगा हम उसको बेसिकली पहले मेक वर्टेक्स करेंगे, इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हर वर्टेक्स किससे कनेक्टेड है वो हमें पता हो, और वर्टेक्स का कनेक्टेड जो है वो हमें मालूम होना चाहिए, सही है। तो ये काम है, इसकी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अभी हम ये तो अभी तो ये कोई हमारे लिए फुल वाले सेंस में कि ये हमें अलाइनमेंट देगा आगे, लेकिन काम असल में यहाँ पर है 4, 5, 6 में। कह रहे सॉर्ट, जी 4 में भी नहीं 5 में। अच्छा, इसने ग्रीडी चॉइस के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया है, ये मेथड इसने अडॉप्ट किया ग्रीडी चॉइस के लिए। कहता है सॉर्ट द एजेस ऑफ G, E इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट W, यानी W, अब देखिए यहाँ पे वहाँ पे फिनिशिंग टाइम के मुताबिक किया था नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या वेट W के मुताबिक किया। ये अब ये जरूरी नहीं कि नॉन डिक्रीजिंग ग्रीडी का कोई पार्ट है, नहीं, इत्तेफाक है कि यहाँ पे ऑप्टिमल नॉन डिक्रीजिंग के थोड़ा सा हो रहा है, हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बेसिकली, वो बेसिकली इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है, जो ग्रीडी चॉइस है, कि आप जो है वो उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर उसके अंदर से प्लग आउट और प्लग इन करना शुरू करेंगे ए के अंदर, प्लग आउट करेंगे जी से, प्लग इन करेंगे इसके अंदर ए के अंदर। वो कहता ये है कि अब करना क्या है, यहाँ से तो हमने इसको कर लिया, तो ये जो सॉर्टिंग का फैक्टर है तो ये भी कोई ना कोई टाइम लेगा, तो हमने 1 पढ़ लिया, 2, 3 एक पार्ट हो गया और 4 एक पार्ट हो गया, मेरे ख्याल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये वाला पार्ट जो है ये हमें बता रहा है कि ग्रीडी चॉइस क्या चीज़ है, यहाँ से ग्रीडी चॉइस को हम यहाँ पिक कर रहे हैं, ग्रीडी चॉइस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी ग्रीडी चॉइस की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा सर, मैं कीट की मीटिंग है, ये कौन है, लीव कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कीट के स्टूडेंट है, ठीक है, तो ठीक है, आईडी लिख देंगे, आईडी लिख देंगे, आईडी लिख देंगे तो मुझे आसानी होगी। अच्छा जिन्हें वो एक स्टूडेंट है लीव करे तो उन्होंने अपनी आईडी देने की बात है, तो ये ग्रीडी चॉइस की बेसिकली पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो सॉरी, मैं जरा आईडी लिख रहा था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, और ये ग्रीडी चॉइस की प्रिपरेशन है बेसिकली। ग्रीडी चॉइस प्रिपरेशन से ये क्या मतलब है कि अगर ऐसा कर लेंगे तो अब अगला स्टेप बताएगा ग्रीडी चॉइस क्या है, तो इसने अब अगला स्टेप बताना शुरू किया। जैसे वहाँ पे हमने पहले स्टेप के अंदर सॉर्टिंग की थी एक्टिविटी सिलेक्शन में, हाफमैन कोडिंग के अंदर, तो हमें पता चल रहा है कि ग्रीडी चॉइस का वर्ड कहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर। For each edge u, v belong to G, E taking in non-descending order by weight, यानी यहाँ जो आपने नॉन डिसेंडिंग में इसको करके रख लिया है, ये वाला एलिमेंट जो नॉन डिसेंडिंग में कर लिया है, अब एक एक करके वहां से प्लग आउट करना शुरू करेंगे, समझ आई बात है, प्लग आउट करेंगे और देखेंगे कि फाइंड सेट u एंड फाइंड सेट v जो है वो बेसिकली इफ अगर फाइंड सेट u फाइंड सेट v जो है वो एक ही ट्री के अंदर एग्जिस्ट ना करते हो,
अगर वो एक ही ट्री के अंदर मौजूद ना हो तो फिर हम उसको ए के साथ कॉन्केटिनेट कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही ट्री के साथ वो बेसिकली मौजूद हुए तो फिर हम उसको कॉन्केटिनेट ना करें। तो दो कंडीशन लगे, दो कंडीशन लगे, ठीक है। दो कंडीशन क्या लगी, एक तो ये कि हम जो प्लग कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का एलिमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट कर रहे हैं, जो कह रहा था ना, लीस्ट स्टेज, तो वो बात यहाँ पे आ गई। और दूसरा है कि वो चेक कर रहा है कि ये बेसिकली सेम ट्री के अंदर तो नहीं है, तो वो चेक हो रहा है। अगर नहीं है तो फिर वो कह रहा है कि इसको ऐड करो, और ऐड करने के लिए जो मेथड इख्तियार कर रहा है वो यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि जो नोड पहले से मौजूद है उसमें से कोई दो नोड होते हैं ना, पूरा एज तो नहीं मॉडल, पूरा एज तो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यूनियन करो ताकि एक नोड उसके अंदर ना जाए। और ये फिर उसके बाद जब फाइनली ये सारे काम हो जाएंगे, सारे एजेस, और अगर वो सेम ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से मौजूद है, तो हम उसको बेसिकली फाइंड वाला मेथड जो है वो ऐड करने से रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको, इस एल्गोरिथम को समझाने की कोशिश करूँ ड्राई रन के तहत, तो हम यहाँ पर अगर इसको ड्राई रन करें तो देखें ये ड्राई रन का मेथड बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने। तो कहता ये है कि आपके पास जो है वो सबसे पहले, अब जाहिर है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आप इसको उसी मेथड से कीजिएगा, यानी मैंने लास्ट क्लास में जो आपको एग्जाम्पल दी थी ना किस तरह से हमने क्या किया था, पहले उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, इतनी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ से अगर एल्गोरिथम अगर जहन में है तो उसके बाद आपने कहा कि फॉर के लूप के अंदर गए, और फॉर के लूप में जाने के बाद हमने इसको जो है प्लग आउट किया अपने मिनिमम वेट की वजह से। अगर दो होंगे तब भी इसको हमारी मर्जी किसी को पहले लगा दें, लेकिन यहाँ पर तभी एक ही है, तो एच जी को हमने, एच और जी को हमने प्लग आउट कर लिया। जब एच जी को प्लग आउट किया तो हमने देखा कि ए तो अभी एम्प्टी है, तो इसका मतलब फाइंड ए करेंगे तो ए एम्प्टी होने की वजह से एच जी इसके अंदर हिट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो एच जी की एक ट्री बन गई। मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ तो एच जी जो है, एच जी मैं इसको कर देता हूँ रेड से, डार्क रेड से, एच जी नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये वाली ट्री हमारे पास बन गई, यानी एक फॉरेस्ट जो है, यानी ट्री फॉरेस्ट बनना शुरू हो गया, यानी एक ट्री ये बन गई हमारे पास। उसके बाद हमने अगला ये प्लग आउट किया यहाँ से। जब ये प्लग आउट किया तो बेसिकली क्या हुआ होगा, जी एफ जो है वो लिया, और जी एफ को हमने फाइंड एज का के कहीं जी एफ एक ही इसी ट्री का पार्ट तो नहीं है, तो जी एफ, ठीक है। जो ट्री हमने सेलेक्ट की है इसी के अंदर तो नहीं आ रहा, तो उसने कहा कि जी एफ इसके अंदर नहीं आ रहा, यानी ये एक अलग ट्री है। और से देखना, मतलब ये कंफ्यूज होने शुरू हो, कनेक्टिविटी तो आ रही है एच जी जी एफ, लेकिन जो ट्री है उसी के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ में आएगा, ये अभी एक नया ट्री आपने यहाँ पे लिया, उसका सिर्फ एक नोड आ रहा है, पूरा का पूरा ट्री इसके अंदर मौजूद नहीं है, पूरा एज इसके अंदर मौजूद नहीं है पहले से, यानी जी एफ का पूरा एज हमारे सेट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग ट्री है, इस ट्री का पार्ट नहीं है, अलग एज है बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि ये भी फाइंड यू फाइंड वी के मेथड में जाएगा, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, इक्वल नहीं है, और यूनियन करेगा। यूनियन करने का मतलब क्या हुआ कि एक एज आपके पास जो है वो एच जी है और एक है जी एफ, तो यूनियन का मतलब है कि जी को एक दफा लिखना है, तो अब आपके पास ये वाला पार्ट बन जाएगा इसके अंदर, यानी अब आपके पास जो ट्री है वो ये बन गई, यानी अभी फॉरेस्ट में एक ही ट्री है एच जी एफ, क्योंकि कनेक्टेड है ये, तो हमारे पास ये वाली चीज इस तरह से आ रही है, सही है। यहाँ तक बात समझ आ रही, तो ये हमने याद कर। अब अगला एलिमेंट हम यहाँ से पिक करेंगे, अगला एलिमेंट जब पिक करेंगे दैट वुड बी बेसिकली आईसी, आईसी आईसी यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। आईसी को जब हम देखेंगे तो आईसी बेसिकली इसके अंदर कोई पार्ट, यानी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये इन्होंने जो मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, बेसिकली कुछ इसको मैं अपने एल्गोरिथम से अलाइन कर देता हूँ। तो कहता है कि आईसी जो है वो बेसिकली इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आईसी जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक अलग ट्री है, ये अलग ट्री है, तो हम यहाँ पे इसको उस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने कहा था ना होल्ड कर रहा है, बेसिकली अब दो ट्री यहाँ पे आ गई, एक ट्री ये आ गई, एक ट्री ये आ गई, समझ में आया क्या कह रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने ये वाले लार्ज ब्रैकेट नहीं बनाया था, तो अब दो ट्री हैं, तो आईसी भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, क्योंकि फाइंड किया तो ये हमारे पास फाइंड रिजेक्ट हो गया, तो हमने इसको बेसिकली इस तरह से डिजाइन कर लिया, ठीक हो गया था।
और ग्रीडी चॉइस को जहन में रखना कि ग्रीडी चॉइस ये है कि मिनिमम पिक कर रहे हैं हम, ठीक है, मिनिमम पिक करके इसको सॉल्व कर रहे हैं और रिमेनिंग को रिकर्सिव प्रोसेस इसी तरह से किया जा रहा है हर दफा। उसके बाद फिर हमने अगला एलिमेंट पिक किया ए बी। जी सर, ए बी जो है वो भी बेसिकली एक ट्री है अलग, और वो बेसिकली एक फॉरेस्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया यहाँ पे। तो अब 3 ट्री हो गए इसके अंदर, 1 2 3 ट्री हो गई, ठीक है। अब इनमें क्रॉसिंग हो सकती है, अभी हमें क्रॉसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये आपके पास आ गया। अगला एलिमेंट है एफ सी। एफ सी कहाँ एग्जिस्ट करता है? आप कहेंगे एफ सी, ये वाला एफ सी है, ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक। तो आप कहेंगे एफ सी। अब देखें एफ सी जो है वो बेसिकली आई सी के साथ भी कनेक्टेड है और जी एफ के साथ भी कनेक्टेड है। तो जब आप एफ सी को ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे और से देखिए क्या क्या इसके अंदर, तो एफ सी जो है वो बेसिकली ट्रू हो जाएगा और वो बेसिकली यूनियन होने के लिए अंदर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्री, इनमें से किसी ट्री का पार्ट नहीं है वो, तो एक अलग सा ट्री है। लेकिन जब वो इंटर होने के लिए आएगा तो यूनियन करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि यूनियन करेगा। अगर हम जी एफ को इसके साथ यूनियन करेंगे, यूनियन प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जी एफ को, तो ये भी कनेक्ट हो चुका है इस तरह से। तो अगर हम एफ सी को आई के साथ यूनियन कर देंगे तो एफ सी आई हो जाएगा, और फिर ये एफ सी आई वाली सेट जो है वो जी एफ एफ के साथ यूनियन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक ट्री बन जाएगा। तो अब ये मर्ज हो जाएंगे, यानी अब हमें नजर नहीं आ रहा कि ये पूरा मर्ज होकर एक ट्री बन गया ये वाला, तो ये एक ट्री बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जी एफ सी, आई सी और जो अभी नया एफ सी आया, ये मिलके एक ट्री बन जाएगा। तो देखिए ट्री बन गया हमारे पास, और ये ट्री जो बना है अब इसके अंदर 3 के बजाय 2 ट्री हो गए। तो ये 2 फॉरेस्ट बेसिकली, एक फॉरेस्ट के अंदर 2 ट्री हैं। फिर फर्दर हम आगे जाएंगे आई जी। तो देखिए आई जी लिया हमने, आई जी जो है बेसिकली यहाँ पे हमने पिक करने की कोशिश की है ये वाली। जब आई जी पिक करेंगे तो आप देखेंगे आई जी के बारे में, अच्छा देखिए आई जी लूप बना रहा है, आई जी लूप बना रहा है, जबकि हमें ट्री बनानी है। तो ऑटोमेटिकली जब हम आई जी को यहाँ पे चेक करेंगे तो आई जी बेसिकली इस वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो फाइंड भी फेल कर देगा इसको कि आपके पास पहले से ये एक ट्री का पार्ट है, आई जी पहले से इस ट्री का पार्ट है ना, इस ट्री का पार्ट, तो फेल हो जाएगा। वो कहेगा नहीं, ये बेसिकली सेम ट्री का पार्ट एग्जिस्ट करता है आई जी। तो आप यहाँ पे इसको जो है वो आई जी को सिलेक्ट नहीं करेंगे इस बेसिस पे, आई जी जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। वो कहेगा कि ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो लूप के अंदर देखिए आई भी आ रहा है, यहाँ से घुमा के यहाँ पे पहुंच सकते हैं जो कि बेसिकली जी को हिट कर रहा है। तो आई जी इज ऑलरेडी सिलेक्टेड बट इज नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सिलेक्टेड, आई जी कनेक्टेड है। तो वी आर नॉट सपोज टू आई इंटर द आई जी। और कौन चेक कर रहा होगा? फाइंड मी, फेल कर देगा, तो आई जी यहाँ पे नहीं आएगा। तो आई जी रिजेक्ट हो गया, यहाँ से हमने आई जी को रिजेक्ट कर दिया। तो दिस आई जी इज रिजेक्टेड। एच आई, अब एच आई की बात की तो ये आई जी, जब एच आई की बात करें तो एच आई जो है वो ये वाला, एच आई जो है वो ये वाला है, ठीक है, एच आई ये वाला। तो देखिएगा एच आई पहले से है तो नहीं, तो एच आई भी इसके अंदर मौजूद है क्योंकि एच आई इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए यहाँ से शुरू किया और सॉरी एच आई जो है बेसिकली एच भी इस वाले ट्री इसके अंदर आ रहा है, और यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से जाके यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, एच जी एफ सी आई इस तरह से कनेक्टेड है। तो हमें एच आई भी जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं करना है यहाँ से, तो वो पहले से मौजूद है। तो फाइंड भी इसको फेल करेगा और हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आई भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली सो मेरे खाली समझ में आ गया होगा। और जैसे जैसे मिलता जाएगा हम इसको फिर कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने का मतलब ये कि जब ये 2 ट्री आपस में कंबाइन होंगे तो इनको मिलाने वाला जो स्मॉलेस्ट एज होता है वो यहाँ से पिक कर लिया जाता है और वो बेसिकली इन दोनों ट्री को यहाँ से कनेक्ट करा देता है। स्मॉलेस्ट एज क्यों? एक तो सुनना बहुत सही, इन दोनों जैसे ये एक ट्री है ना, ये एक ट्री है और ये एक ट्री है, बहुत सुनना तो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। इस वाले फॉरेस्ट में 2 ट्री हैं, मिसाल के तौर पर मैं अज्यूम करता हूँ, एक ए बी है और एक ए वाला है। इसी वक्त ये ज्वाइन हो गए। इसको ज्वाइन करने के लिए आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ रहे होंगे। इनको ज्वाइन करने के लिए जो भी एज पिक किया गया होगा, हो सकता है कि 2 एज हो जो इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक ये और जो कट वाली बात थी ना कि एक इधर है और एक इधर है, इनको हो सकता है कि 2 एजेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एक ये हो एक। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने 2 ट्री बनाई हुई है। आपने क्या किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर। तो आप जब इनको ज्वाइन करेंगे तो पहले कौन सा एज पिक करेंगे? स्मॉलेस्ट वाला करेंगे जो इसको ज्वाइन करा देगा। जब इसको ज्वाइन करा देगा तो फिर इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी।
ज्वाइनिंग के लिए जो हमारी ग्रिडी चॉइस है वो यहाँ पे काम कर रही है कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, ताकि जब हम ज्वाइन करें किसी दो ट्री को फॉरेस्ट बनाने फॉरेस्ट के अंदर, तो वो स्मॉलेस्ट एज से हो, जो हम बार बार स्मॉल एज वन ग्रिडी चॉइस को कह रहे थे, तो उस बेसिस पे ये ज्वाइन करेगा और फाइनली जो है वो ये रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ मुझे आईडी दे दें, जो जो जाना है वो आईडी दे दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईडी बल्कि अपनी आईडी लिख दें सब। अब क्लास ऑफ हो गई यहाँ पे, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यू कैन बेसिकली राइट योर आईडी, नेम एंड देखो, पहले नाम लिखना फिर आईडी लिखना। जल्दी जल्दी लिख दो ताकि फिर मैं अटेंडेंस दे दूँ और ये क्लास में। हाँ ये मैं यूट्यूब पर कर दूँगा इसमें, आईडी और नेम एंड आईडी प्लीज, ताकि अटेंडेंस हो जाए आप लोग। मुझे आज सारी अटेंडेंस मार्क करनी है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह गई है। तो मेरे ख्याल है पिछली दफा की जो कंफ्यूजन होगी वो आज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना और अगली क्लास में भी क्लियर कर देंगे। अभी कुछ लिखना नहीं काइंडली इसमें, अभी सिर्फ अटेंडेंस लिखो। 20 स्टूडेंट की अटेंडेंस आनी है, जल्दी जल्दी लिख लो भाई, स्टूडेंट जो सो रहे हैं वो भी आ जाए यहाँ पे। आईडी नेम एंड आईडी, नेम एंड आईडी जल्दी जल्दी, स्टूडेंट्स नेम एंड आईडी। 20 स्टूडेंट की नेम और आईडी आनी है यहाँ पे ताकि मैं अटेंडेंस लगा सकूँ। जी हो गए सारे। अब हम अगली दफा डायनेमिक एल्गोरिथम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ग्रेडी के टॉपिक समझ में आ गए हैं, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम है लेकिन डायनेमिक की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल है हो गए 20 सारे। गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हुए यार, 14 स्टूडेंट हुए, 6 बाकी हैं। कर लो भाई 6 स्टूडेंट। अटेंडेंस अटेंडेंस हाँ मैं अपलोड कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा आज। लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं की थी, वो मुझे थोड़ी सी मुझे वीक लग रही थी उसकी अंडरस्टैंडिंग। ये वाली मैंने स्लाइड बनाई है, इसके फिर मैं ये वाली अपलोड कर दूंगा। 14 स्टूडेंट आए हैं अभी अटेंडेंस में, बाकी सो रहे हैं, तो अटेंडेंस लगाओ अटेंडेंस। हाँ जल्दी जल्दी, अरसलान साहब ये लेट कहाँ हो गए। बाकी लोग जा सकते हैं, जो हो चुके हैं वो लीव कर सकते हैं। जी मैं कर दूंगा आज, कल कर दूंगा इंशाल्लाह, आज तो मुश्किल है, कल कर दूंगा। अटेंडेंस 17 हो गए, 3 स्टूडेंट रह गए अटेंडेंस के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये तो पूरा माहौल ही मसला कर रहा है सबनेट किया। हाँ तो अटेंडेंस लगाओ, कवर अटेंडेंस दो अपनी, अपने नाम और आईडी। कवर सलीम अपनी नाम और आईडी लिखो। ठीक है, 2 जा चुके हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस फॉर दिस क्लास, इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड हार्ड क्लास। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट टू डायनेमिक एल्गोरिथम। ठीक है कमर सलीम, थैंक यू। तो थोड़ा सा डायनेमिक एल्गोरिथम पढ़ लीजिएगा, उसकी हम कुछ एल्गोरिथम और उसकी प्राइमरीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।